Morgan, the national capital, 66 arrivals and 66 departures have been cancelled for the day at the Indira Gandhi International Airport. और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। क्या परिस्थिति बनी है हमारी? मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण क्षेत्र से क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, 40% हमारे कारण होता है। क्या दिल्ली की हवा सच में सुधर रही है? क्या ये सच है या कुछ छुपाया जा रहा है? इस वीडियो को देखने से पहले एक बेसिक बात का समझना जरूरी है। AQI क्या होता है? AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप ये समझिए कि ये एक स्कोर होता है जो बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित। AQI अगर 0 से 50 तक है तो हवा अच्छी है, 50 से 100 तक ठीक ठाक। लेकिन जब ये AQI 200 के ऊपर चला जाता है तब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। AQI अगर 500 से 600 के बीच चला जाए तो आप ये समझिए कि आप बिना सिगरेट पिए भी दिन भर में 20 से 25 सिगरेट की बराबर जहर अपने लंग्स में ले रहे हो। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच दिल्ली NCR की हवा इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को मास्क पहन के भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और आपने ऑब्जर्व किया हो, सर्दियों में एक अजीब सी चीज होती है। ठंडी हवा जमीन के पास रख जाती है और ऊपर वाली गर्म हवा उसको उठा के ले नहीं जा पाती। होता यह है, इससे धूल और घास वाली का धुआं हवा में जमा हो जाता है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी गिर जाती है। ऊपर से पंजाब और हरियाणा से आने वाली पराली का धुआं और शहर में कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक की धूल मिट्टी सब मिलकर हवा को जहर बना देते हैं। अगर आपको याद हो, जब लॉकडाउन लगा था और इंडस्ट्री ट्रैफिक बहुत कम हो गया था, तब दिल्ली का आसमान पहली बार काफी साफ नजर आया था। ये एक साफ सबूत था कि जब पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेस टेम्परेरीली रोक दिए जाते हैं तब हवा में अपने आप सुधार आने लगता है। व्हाट डज इट मीन? मतलब सॉल्यूशन मुमकिन है, बस हमें अपने सोर्सेस पे काम करना पड़ेगा। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड है। रोज का ट्रैफिक और उससे निकलता धुआं शहर की हवा को धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब कर देता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स का धूल, रोड्स, बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर से उठने वाली मिट्टी, यह भी एक परमानेंट और लोकल सोर्स है। जब सही तरह से डस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक हवा पर बना रहता है। हम पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई जाने वाली पराली को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसका योगदान सीजनल होता है, खासकर कुछ हफ्तों के लिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस ये बताते हैं कि दिल्ली के एयर का पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा, गेस व्हाट? यस, यू गेस इट करेक्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का होता है। कुछ स्टडीज में ये कंट्रीब्यूशन 40 से 50% से ऊपर भी बताया गया है। बाकी सोर्सेस में कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्री और बायोमास बढ़ने का योगदान रहता है, जो सीजनल और लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। एक्सपर्ट्स और डेटा के मुताबिक पराली का इम्पैक्ट हार्वेस्टिंग के दौरान कुछ दिनों के लिए इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन पूरे साल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन ही पॉल्यूशन के सबसे बड़े सोर्सेज बने रहते हैं। इसलिए सिर्फ पराली पर फोकस करना प्रॉब्लम की बाकी पहलों को इग्नोर करने जैसा होगा। सरकार ने ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है। जैसे जैसे AQI खराब होता है वैसे वैसे अलग लेवल के रेस्ट्रिक्शन लागू किए जाते हैं। ग्रेप जैसे इमरजेंसी प्लान्स और स्मोक टावर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन IIT दिल्ली एक्सपर्ट्स, CPCB एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कहते हैं कि शहर की हवा को परमानेंटली साफ नहीं कर पाते। ये सिर्फ टेम्परेरी और लोकल रिलीफ तक सीमित रहते हैं। सो दीज आर रिएक्टिव नॉट प्रिवेंटिव मेजर्स। कंस्ट्रक्शन पर बैन, ट्रक्स को रोकना और स्कूल्स बंद करना, ये कदम तुरंत रिलीफ देते हैं, लेकिन हम अब सब जानते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक की तरह होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर ही लगाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी चेंजेस जरूरी हों। स्मोक टावर्स और एंटी स्मोक गन्स पर करोड़ों खर्चे हुए हैं, लेकिन रिसर्च और इंडिपेंडेंट स्टडीज दिखाती हैं कि इनका इम्पैक्ट सिटी वाइड लेवल पर बहुत लिमिटेड रहता है। ऐसे मसले सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। लंदन, बीजिंग और लॉस एंजलिस जैसे
शहरों ने भी अपने टाइम पर सीवियर एयर पोल्यूशन का सामना किया है और ये बात इंटरनेशनल और इंडियन न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉक्यूमेंट हो चुकी है। चलिए समझते हैं कि इन देशों को किस वजह से एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ा और कैसे ये देश इस समस्या से बाहर निकले। शुरू करते हैं लंदन से। ईयर 1952 दिसंबर की बात है। लंदन के शहर में एक थिक स्मॉग 5 दिन तक रहा। लंदन में कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स थे जो कोयले से चलते थे और क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था, लंदन के घरों में भी घर को गर्म रखने के लिए कोयला का ही इस्तेमाल हो रहा था। इन सभी कारणों से हर दिन हवा में भारी भरकम पोल्यूटेंट्स जमा हो रहे थे। इन सभी पोल्यूटेंट्स में से एक मेजर पोल्यूटेंट था सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब फॉग यानी वाटर ड्रॉपलेट से मिलता तब ये सल्फ्रिक एसिड बन जाता। जब सल्फ्रिक एसिड लंग्स में चला जाता है, ये लंग्स की लाइनिंग को जला देता है। यूके गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार इस टाइम पे लगभग 4000 लोग अपना जान गंवा बैठे, लेकिन कई रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या 10,000 मानी जाती है। लंदन के गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसलिए उन्होंने क्लीन एयर एक्ट को निकाला। इस एक्ट के मुताबिक 3 मेजर स्टेप्स लिए गए। पहला, स्मोकलेस जोन। शहर में कई सारे ऐसे स्मोकलेस जोन बनाए गए जहां पे कोयले को जलाना बैन कर दिया गया। अगर किसी भी घर से स्मोक निकलता दिखा तो उस पे भारी भरकम फाइन और जेल की सजा दी जा सकती है। दूसरा, फाइनेंशियल ग्रांट्स। गवर्नमेंट को ये पता था कि सभी लोग कोयले के अल्टरनेटिव हीटर में स्विच करने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को स्पेशल फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए ताकि वो लोग भी कोयले के अल्टरनेटिव हीटर में स्विच हो जाए। तीसरा, कोयले से चलने वाले सारे पावर प्लांट्स को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया। क्या इन सभी मेजर्स की वजह से लंदन के हवा क्या सुधरी? हाँ, कई रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1956 से 2000 तक लंदन की हवा में 95% तक स्मोक कम हुई और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 98% से गिरी। समझते हैं लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है, उसकी केस स्टडी। लॉस एंजल्स और दिल्ली की अगर आप जियोग्राफी देखें तो दोनों की जियोग्राफी मिलती जुलती है और दोनों में भी टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट देखा जा सकता है। ईयर 1943 26 जुलाई की बात है। एलए के शहर में सिल्वरी ब्लू थिक स्मॉग छा गया। ये स्मॉग इतना एसिडिक था कि लोगों के आंखें इतने चुभ रहे थे जैसे कि किसी ने पेपर स्प्रे उनकी आंखों पे मार दिया। उस टाइम पे ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी यूएस में, इसलिए गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। उसी टाइम पे एक जानी मानी महिला लीवी स्मिथ की बच्ची को अस्थमा अटैक हो जाता है और डॉक्टर्स उसे सजेस्ट करते हैं कि वो शहर से बाहर निकल जाए, लेकिन लेवी स्मिथ ने एक मोर्चा निकाला ताकि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले सके। मोर्चा का नाम था स्टैम्प आउट स्मोक। उस एलए के कई माताओं ने भी इस पे साथ दिया क्योंकि इनमें से कई लोग हॉलीवुड से ताल्लुकात रखते थे। इस पे बड़ी अच्छी पब्लिसिटी भी उनको मिली। इन सभी लोगों ने कई सारे मोर्चे निकाले जहाँ पे बच्चों ने भी प्रदर्शन मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। कैलिफोर्निया और यूएसए गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल बिल पास किया जिसके अनुसार कैलिफोर्निया गवर्नमेंट को और कठिन एमिशन स्टैंडर्ड सेट करने की पावर मिली। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने 3 मेजर स्टेप्स लिए। उनमें से पहला स्टेप था कि हर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर का होना मैंडेटरी कर दिया। दूसरा, कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने लगभग 10 लाख ट्रैश कैन जलाने वाली उपकरणों को बैन कर दिया और कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने फ्यूल में लीड का इस्तेमाल करना बैन कर दिया। तीसरा, कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने 1984 में हर गाड़ी को 2 साल में एक बार एमिशन टेस्ट कराना मैंडेटरी कर दिया। क्या इन सभी मेजर्स की वजह से एलए की हवा सुधरी? जी हाँ, गाड़ियों से निकलते पोल्यूटेंट्स की मात्रा में 98% की गिरावट आई, जबकि फ्यूल कंजम्पशन इसी समय में
3 गुना बढ़ी। चलिए समझते हैं चाइना में किस वजह से पोल्यूशन बढ़ा था और इस समस्या से चाइना कैसे बाहर निकला। साल 2013 जनवरी 12 को चाइना में 755 की AQI रिकॉर्ड की गई। ये रिपोर्ट अमेरिकन एम्बेसी जो कि बीजिंग में लोकेटेड है वो रियल टाइम ट्वीट कर रही थी। इससे पहले चाइनीज सरकार जनता को ये सिर्फ फॉग है कहकर समस्या को इग्नोर कर रही थी। जनता में इस इशू के बारे में अवेयरनेस ज्यादा फैली और वो पोल्यूशन रिपोर्टिंग एप्स इंस्टॉल करने लगे और सरकार से पोल्यूशन के मुद्दे पर एक्शन लेने की डिमांड की। इस तरह की पोल्यूशन का रीजन फिर वही सर्दियों में घरों में जलाए जाने वाला कोयला का धुआं, हेबे में लोकेटेड इंडस्ट्री से निकलते पोल्यूटेंट्स, गाड़ियों से निकलते पोल्यूटेंट्स, कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी और टेम्परेचर। इसके बाद चाइना में एक बड़ी स्टडी हुई जिसके अनुसार ये पाया गया कि पोल्यूशन की वजह से लोगों की लाइफ स्पैन 5 साल तक घट रही है। अब इस पे बीजिंग ने क्या एक्शन ली? बहुत ही बड़े चाइनीज गवर्नमेंट ने पोल्यूशन से निपटने के लिए उसके विरुद्ध जंग छेड़ी और नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान को लॉन्च किया जिसकी बजट $270 बिलियन। बीजिंग ने अपनी लास्ट कोल पावर प्लांट बंद की और 2+26 प्लांट लॉन्च की जिसने सारे प्रोविंसेस को एक साथ कोऑर्डिनेट करके रूल्स इम्प्लीमेंटेशन करने में फोर्स किया। तेल की गाड़ियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए उन्होंने तेल की गाड़ियों को खरीदना ऑलमोस्ट नामुमकिन कर दिया और EV व्हीकल्स के लिए हेवी सब्सिडी दी। और आखिर में पहले सरकारी अफसरों की प्रमोशन GDP पे निर्भर था, इसको सरकार ने चेंज करके AQI के ऊपर निर्भर कर दिया। क्या इन सभी मेजर्स की वजह से बीजिंग की हवा में सुधार आया? जी हाँ, इन सब का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 5 सालों में बीजिंग में प्रदूषण की मात्रा में 35% गिरावट आई और 2024 में बीजिंग ने 290 दिन तक अच्छा हवा रिकॉर्ड किया जो 2013 से रिकॉर्ड किया गया सबसे अच्छा साल था। आइए कुछ ग्राउंड रियलिटीज पे चर्चा करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट रेस किया है कि AQI मॉनिटरिंग में कभी-कभी गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज दिखती हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट्स और ओपन डेटा सिस्टम्स और भी जरूरी हो जाते हैं। 2025 में सरकार का कहना है कि दिल्ली NCR में पिछले 8 सालों का बेस्ट एवरेज AQI रिकॉर्ड किया है, केवल 2020 के कोविड लॉकडाउन को छोड़कर। फिर भी सर्दियों में कुछ इलाकों में AQI सीवियर तक गया है और कुछ स्टेशन पर लगभग 500 तक रिकॉर्ड हुआ है, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी को दिखाता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस दिखाती हैं कि AQI मॉनिटरिंग नेटवर्क हर जगह कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ स्टेशन सही से काम नहीं करते और नेटवर्क शहर के बड़े हिस्से को कवर नहीं कर पाता। इस वजह से पब्लिक का डेटा पर भरोसा कम हो सकता है। बिना ट्रांसपेरेंट रॉ डेटा और थर्ड पार्टी ऑडिट्स के पॉलिसीज का असली इफेक्ट समझना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दिल्ली के लिए क्या किया जा सकता है? 3 लेवल पर काम जरूरी है: लॉ एंड एनफोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी, और तीसरा सिटीजन एक्शंस। सबसे पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉस को और स्ट्रिक्ट बनाना होगा और उनको ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना होगा। CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, को अधिक पावर्स मिलनी चाहिए ताकि वो रीजन बाय डिसीजन जल्दी और इफेक्टिव ले सकें। AQI डेटा पूरा रॉ और ऑडिट फ्रेंडली होना चाहिए। पब्लिक एक्सेस और थर्ड पार्टी ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज को फ्यूचर प्रूफ करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्लीनर बसेस और मेट्रो एक्सपेंशन से वेहिकुलर लोड कम होगा। थर्मल प्लांट्स और इंडस्ट्री में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन और एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना जरूरी है। साथ ही स्टैक मॉनिटरिंग और रेगुलर इंस्ट्रक्शन को भी मैंडेटरी बनाना होगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नॉर्म्स का सख्त इन्फोर्समेंट हो ताकि कवर्ड लोड्स, इफेक्टिव डस्ट सेपरेशन और प्रॉपर साइट मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। तीसरा, आम नागरिक के छोटे छोटे लेकिन रेगुलर कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। पार्किंग पॉलिसीज और ऑड इवन स्कीम्स को भी इनकरेज किया जा सकता है। ओपन बर्निंग, घर या खेत का वेस्ट चलाना मिनिमम करना होगा। कंपोजिटिंग और प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में इंप्लीमेंट करना होगा। तो हवा साफ हो सकती है, यस यू हर्ड इट करेक्ट, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी बैन से नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ट्रांसपेरेंट डेटा और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी चाहिए।